गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 15, जिसमें हम 2020 के सेट 3 के अंतिम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ताकि आपको सभी स्टेप्स, सभी रिएक्शंस अच्छे से समझ आ सकें। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए बच्चों स्क्रीन पर, इसमें पूछा है क्या होता है जब, ब्रैकेट में है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 पार्ट हैं बच्चों। पहला है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। दूसरा है शुष्क ईथर या सोडियम मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तीसरा है कॉपर सल्फेट विलयन में फॉस्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। चौथा है सफ़ेद फॉस्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है। और पांचवा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है। तो ये 5 रिएक्शंस हैं, देख लीजिए इन्हें अच्छे से। अब इन्हें हल करते हैं, एक एक नंबर में है, केवल रिएक्शन देनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होता है जब, पहला एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो बच्चों इस रिएक्शन में बनता है एल्कीन। इस अभिक्रिया को कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस KOH, यह है एल्कोहलिक। इसको जब गर्म किया जाता है तो बनता है C2H4 प्लस KBr प्लस H2O। इसमें से हैलोजन और हाइड्रोजन निकलती है। ये निराकरण रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिलीन। ये पोटेशियम ब्रोमाइड और ये H2O। ये हो गया पहला। दूसरे में पूछा है शुष्क ईथर या सोडियम मैथिल क्लोराइड से क्रिया करता है। यानी कि शुष्क ईथर में जब मैथिल क्लोराइड सोडियम के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है बच्चों, ये एल्केन बनाने की विधि है, जिसे वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन में बनेगा बच्चों एथेन। देखिए रिएक्शन CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, मैथिल क्लोराइड CH3Cl, ये भी यही है। इसको लिया जाएगा ड्राई ईथर, शुष्क ईथर में। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से इतना पोर्शन इसमें से ये निकल जाता है और बाकी का जुड़ जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ये C2H6 है, देखिए कार्बन के 2 और H के 6, एथेन। इसका नाम है एथेन। और ये है मैथिल क्लोराइड, ये भी मैथिल क्लोराइड। नंबर 3 पूछा है कॉपर सल्फेट विलयन में फॉस्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। कॉपर सल्फेट विलयन में फॉस्फीन गैस प्रवाहित की जाती है तो प्लस फॉस्फाइड का अवक्षेप बनता है। देखिए रिएक्शन PuSO4 प्लस PH3 एरो। बैलेंस करने के लिए 2 इसके, तो ये बनेगा Cu3P2 प्लस 3H2SO4। इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम फॉस्फीन, नीचे को तीर का मतलब अवक्षेप। नेक्स्ट है चौथा, सफ़ेद फॉस्फोरस को सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। बच्चों जब सफ़ेद फॉस्फोरस को सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ NaOH के साथ गर्म किया जाता है निष्क्रिय वातावरण में, तो गैस बनती है आपकी फॉस्फीन। देखिए रिएक्शन तो शो करते हैं P4 से, क्योंकि फॉस्फोरस के 4 परमाणु जुड़े होते हैं फॉस्फोरस अणु में, प्लस NaOH प्लस H2O। ये रिएक्शन होती है जब गर्म करते हैं PH3 प्लस NaH2PO2। बैलेंस करने के लिए 3 इसके
3 ही इसके और 3 इसके बनेंगे। इसका नाम है फॉस्फोरस, ये कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जल, इसका नाम फॉस्फीन, और ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इस तरह से बच्चों फॉस्फोरस को, सफ़ेद फॉस्फोरस को जब गर्म किया जाता है कास्टिक सोडा विलीन की उपस्थिति में तो फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनते हैं। 5वां पॉइंट है इसमें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तांबे के साथ गर्म किया जाता है। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तांबे के साथ गर्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखिए रिएक्शन, Cu + H2SO4, इसको गर्म करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके नीचे लिख देंगे सांद्र या कंसंट्रेटेड, तो ये बनेगा CuSO4 + H2O + 2H2O लेना पड़ेगा + SO2, इसका नाम कॉपर सल्फेट, इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बच्चों इसमें अथवा में भी पूछा है। देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 वोल्टेज अभिक्रिया, नंबर 2 वोल्टेज फीडिंग अभिक्रिया, तीसरा पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नंबर 4 फॉस्फीन के उपयोग, और नंबर 5 अंतर हैलोजन यौगिक। तो इसे अब हल करते हैं। नंबर 1 वोल्टेज अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन बनती है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखिए, CH3Cl + 2Na + ClCH3, इसको किया जाता है ड्राई ईथर में, शुष्क ईथर में जब गर्म करते हैं बच्चों तो यहाँ से इस तरह से सोडियम हैलाइड निकल जाता है, इतना पोर्शन निकल जाएगा और बाकी का जुड़ जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 + 2NaCl, इसका नाम मैथिल क्लोराइड, भी मैथिल क्लोराइड है, इसका नाम है एथेन। इसी तरह से एथिल ब्रोमाइड को ले सकते हैं, C2H5Br + 2Na + Br C2H5 ड्राई ईथर, तो यहाँ से सेम वही कंडीशन 2NaBr निकल जाएगा और बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं C4H10 + 2NaBr, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, और यह है ब्यूटेन। ये आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट पूछा इसमें, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरीन, एरीन का मतलब होता है बच्चों एरोमेटिक एल्कीन, एरीन बनती है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, C6H5Cl को शुष्क ईथर में हम रिएक्शन करा देते हैं C6H5 के साथ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, इतना पोर्शन निकल जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 + 2NaCl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, और ये बन जाता है जुड़ के बाईफिनाइल, बाईफेनिल भी कह सकते हैं या बाईफिनाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बाईफिनाइल बन जाता है। इसी तरह से बच्चों क्लोरोबेंजीन के साथ मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन भी करा सकते हैं, तब आपका टोलुइन बन जाएगा। देखिए रिएक्शन, C6H5Cl + 2Na + ClCH3, वो सेम कंडीशन रहेगी, ड्राई ईथर शुष्क ईथर में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा और बनेगा C6H5CH3 + 2NaCl,
इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम मैथिल क्लोराइड और इसका नाम टोलुइन। हो गया आपकी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट पूछा तीसरा, पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहितम कोश के पी उपकोष में प्रवेश करता है तथा इसके वाहितम कोश के पी उपकोष में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक पाए जाते हैं तथा इसके वाहितम कोश का विन्यास इस प्रकार होता है NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक। इस तरह का इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कुछ पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है। 13 है एल्यूमिनियम, 30 Al का विन्यास करते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। वाहितम कोश के पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। 14 सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसी तरह से पी में बढ़ते जाएंगे। 17 Cl का देखिए, 17 Cl का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p5, उसके बाद 18 आर्गन Ar का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 31 है गैलियम, 31 गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। इस तरह से होता है बच्चों। इसके बाद चौथा पूछा इसमें फॉस्फीन के उपयोग। बच्चों, कोरोना पैंडेमिक के कारण फॉस्फीन को आपके सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस होने के कारण इसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है, इसमें 5वीं टिप्पणी पूछी है अंतर हैलोजन यौगिक, तो इसे हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे अंतर हैलोजन यौगिक। वे यौगिक जो 2 अलग अलग हैलोजन परमाणुओं के बीच परस्पर क्रिया से बनते हैं अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड आदि। ETC का मतलब आदि। अंतर हैलोजन यौगिकों को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है उनके अणु सूत्र के आधार पर। नंबर 1 X डैश प्रकार, दूसरा है X डैश 3 प्रकार, तीसरा है X डैश 5 प्रकार के लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है। और चौथा है X डैश 7 प्रकार के। तो 4 प्रकार में बांटे गए बच्चों, जहां X और X डैश अलग अलग 2 हैलोजन परमाणु हैं। तो पहला प्रकार है X डैश प्रकार के। वे अंतर हैलोजन यौगिक जिनमें दोनों हैलोजन परमाणुओं के एक एक परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं X डैश प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं। तो इस कैटेगरी में बच्चों उदाहरण हैं ClF क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, आयोडीन मोनोफ्लोराइड। तीनों ही फ्लोरीन को छोड़कर शेष तीनों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों ही फ्लोराइड बनाती हैं। ब्रोमीन और आयोडीन क्लोरीन के साथ भी मोनो हैलोजन कंपाउंड बनाती हैं। देखिए ब्रोमीन मोनोक्लोराइड और आयोडीन मोनोक्लोराइड। इसके अलावा आयोडीन ब्रोमीन के साथ भी मोनो हैलोजन कंपाउंड बनाती है, आयोडीन मोनोब्रोमाइड। के बाद दूसरा है X डैश 3 प्रकार के। इसके उदाहरण है बच्चों, जो दूसरा हैलोजन है, जो लोअर हैलोजन होगा, उसके 3 परमाणु होंगे। देखिए क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड और आयोडीन ट्राईफ्लोराइड। इसके अलावा ब्रोमीन क्लोरीन के साथ बनाती है, ब्रोमीन ट्राईक्लोराइड,
और आयोडीन ट्राई क्लोराइड। नेक्स्ट है बच्चों X5 प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक। इनमें जो लोअर हैलोजन होगा उसके 5 परमाणु होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाक्लोराइड भी पाया जाता है। इसके बाद हैं X7 प्रकार के। तो इसका उदाहरण एक ही है, केवल ये बनाता है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इस तरह से बच्चों ये अंतर हैलोजन यौगिक हैं। इनके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, उन वीडियो को देखें, आपको और भी ज़्यादा विस्तार से पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर केवल 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इतना ही यहाँ पर पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 7 का ख देखिए, ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखिए। नीचे देखिए 5 हैं, इसमें 5 यौगिकों के साथ रिएक्शन पूछी है। हाइड्रोक्सिलेमीन, दूसरा हाइड्रोआयोडिक अम्ल, ये इनकम्प्लीट है बच्चों, ये पूरा है हाइड्रोआयोडिक अम्ल और लाल फास्फोरस। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, चौथा है ब्रोमीन अम्ल, ये ब्रोमीन अम्ल नहीं है बच्चों, ये है सही ब्रोमीन जल। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां एसिटिक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। डी ग्लूकोज का मतलब है जो नॉर्मल ग्लूकोज होता है, डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, क्योंकि ग्लूकोज का जलीय विलयन जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, अर्थात यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। डी होता है मतलब प्रकाशिक समावेशता इसकी डेक्स्ट्रो होती है, इसलिए इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन पूछिए मोस्टली इससे आपसे, और उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी और उनके नाम। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं। पहला हाइड्रोक्सिल एमीन से ग्लूकोज या डी ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिम बनाता है। अभिक्रिया देखिए, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2NOH, इसका नाम है NH2OH। NH2OH ऐसे पढ़ेंगे वैसे इसे, लेकिन हमने आपको रिएक्शन की सुविधा के अनुसार ऐसे लिख दिया NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन। देखिए क्या होता है, यहाँ से इतना पोर्शन निकल जाता है इसमें से और बाकी बचा हुआ जुड़ जाता है, तो क्या बनता है CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम ग्लूकोज ऑक्सिम। इस तरह से पहली रिएक्शन हो जाती है। दूसरा पूछा है बच्चों हाइड्रोआयोडिक अम्ल व लाल फास्फोरस से ग्लूकोज हाइड्रोआयोडिक अम्ल और लाल फास्फोरस के साथ गर्म करने पर अपचयित होकर N हेक्सेन, N स्मॉल रहेगा, हेक्सेन देता है। देखिए रिएक्शन CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 14H हाइड्रोआयोडिक अम्ल यानी कि HI प्लस रेड फॉस्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस, इसको हाइड्रोआयोडिक अम्ल कहते हैं। प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ जब गर्म करते हैं तो ये अपचयन हो जाता है इसका। देखिए क्या बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 लिख लीजिए, चाहे तो इसकी चैन नीचे को कर सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से बड़ा हो जाएगा काफ़ी। हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं सिंगल बॉन्ड CH3। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से चेन के रूप में प्लस 6H2O। इसका नाम है ग्लूकोज, का नाम N हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल से
ग्लूकोज सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर सैक्रिक अम्ल बनाता है। रिएक्शन देखिए। 3 नवजात ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो देखिए बच्चों क्या रिएक्शन होती है, बनता है COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस H2O। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है सैक्रिक अम्ल। इस तरह से 3 कंप्लीट हो जाते हैं। चौथा है ब्रोमीन जल से। क्वेश्चन में आपको ब्रोमीन अम्ल दिया है, वो गलत है बच्चों। ब्रोमीन जल ऑक्सीकारक होता है, माइल्ड ऑक्सीडेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक। ग्लूकोज ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल देती है। रिएक्शन देखिए। सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है ब्रोमीन वाटर के द्वारा, यानी कि Br2 प्लस H2O, या चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे ब्रोमीन वाटर ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। ऑक्सीकृत होकर देता है COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम ग्लूकोज, इसका नाम ग्लूकोनिक अम्ल। नेक्स्ट है 5वां एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट देता है। रिएक्शन देखिए। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड, हिंदी में आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका नाम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और इसका नाम एसिटिक अम्ल। 5 अणु एसिटिक अम्ल के हैं, एसिटिक एसिड। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ख भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें ही अथवा में और दिया है, इसमें अथवा में करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, ग्लूकोज की संरचना को विस्तार से समझाइए। तो हेडिंग बना लेंगे ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है तथा विभिन्न प्रयोगों एवं अभिक्रियाओं के आधार पर यह सिद्ध हुआ है ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। ग्लूकोज की अधिकांश अभिक्रियाएं ग्लूकोज की एक खुली श्रृंखला संरचना पुष्टि करती है, लेकिन कुछ रासायनिक गुणों को ग्लूकोज की खुली संरचना के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देते हैं। नंबर 2, ग्लूकोज अल्फा और बीटा दोनों ही प्रकार के क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है। नंबर 3, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके फेनिल हाइड्रोजोन नहीं बनाता, अपितु ओसाजोन बनाता है। नंबर 4, ग्लूकोज अल्फा बीटा डी ग्लूकोसाइड बनाता है, जो कि खुली संरचना के आधार पर स्पष्ट नहीं किए जा सकते हैं। अतः ग्लूकोज की 2 प्रकार की संरचनाएं संभव हैं, जो इस प्रकार हैं। खुली संरचना, इसको दिया था फिशर ने, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, फिशर प्रक्षेप सूत्र। तो इसके अनुसार क्या है बच्चों, देखिए C सिंगल बॉन्ड 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 C। कार्बन के टोटल 6 परमाणु हैं, ठीक है। बाद वाला होता है CH2OH। अब काउंटिंग कर लेते हैं, 1
2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, इस पर होता है एल्डिहाइड समूह, यानी कि यहाँ पे होगा H, इधर को होगा डबल बॉन्ड O। देखिए CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इस पर क्या होगा, यहाँ पर H होगा, इधर OH, इधर OH, इधर H, उसके बाद यहाँ पर H और इधर OH, इधर H, इधर OH। ये संरचना है बच्चों खुली संरचना ग्लूकोज की, खुली चेन संरचना, खुली श्रृंखला संरचना, जिसे कहते हैं फिशर प्रक्षेप सूत्र। खुली संरचना तो बच्चों ये हो गई। अब इसके बाद है रिंग संरचना। चूँकि कुछ रासायनिक गुणों को ग्लूकोज की खुली संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, अतः इसकी एक रिंग संरचना की भी प्रस्तावना विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर की, जो इस प्रकार है। 2 रूप होते हैं इसके रिंग संरचना में, अल्फा और बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, जो इस प्रकार हैं। देखिए इनके आगे बताते हैं। 2OH, इसमें क्या होता है बच्चों इस रिंग संरचना में, काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और एक 6। रिंग संरचना में क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन था ये इसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर ये मुक्त रूप में नहीं पाया जाता। तो देखिए क्या होता है, ठीक है, इस तरह से OH होगा, ऐसे होगी संरचना। यह है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरी है बीटा डी ग्लूकोज, केवल इनका अंतर है। देखिए देखिए ये तो ऐसे ही होगा। बाकी इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इधर ये OH इधर होगा और यहाँ पर H होगा, बाकी सेम रहेंगे। H OH OH H H OH और इधर H। यह है बीटा डी ग्लूकोज। तो बच्चों ये रिंग संरचना है। ये एल्डिहाइड समूह इसमें मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि कार्बन फर्स्ट, नंबर दे दीजिए, कार्बन फर्स्ट और कार्बन 5, कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच एक फ्रानोज संरचना के रूप में पाया जाता है, जुड़ा होता है दोनों कार्बन के साथ, मुक्त एल्डिहाइड समूह नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये ग्लूकोज की खुली संरचना है और ये रिंग संरचना है, दोनों की दोनों। तो यही ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो आप लाइक करके अपना रेस्पॉन्स अवश्य दें। इससे बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करने के लिए। यदि आपको समझ नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके अपनी शंका को अवश्य लिखें, हम आपको दोबारा से समझा दें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।